हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए महा ट्रांसको के लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का पार्ट नंबर 45 लेके आया हूँ। तो इससे पहले जितने भी मैंने सेशन आपके लिए दिए हैं, सभी के सभी सेशन आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक सीरीज मिल जाएंगी, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको। तो इसमें ऑल प्रीवियस सेशन आपको मिल जाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी मैंने प्रीवियस सेशन लिए या फिर आज का भी जो सेशन मैं अभी ले रहा हूँ, इसके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर ज्वाइन है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आप आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे और आप कोई भी चीजें मिस ना करो। ओके, एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया कि भाई आपको पढ़ा कौन रहा है, राइट ना। सो दिस इज माय नेम एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइस क्रैक की हुई 2018, 19, 20 एंड मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजनको, जूनियर इंजीनियर इन महाजनको, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एंड मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन, राइट। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे पावर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, राइट, सो दैट आप अपना जो सिलेक्शन है महाट्रांसको में वो पक्का कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए। एंड पावर सिस्टम का अगर मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो देखूँ तो ये पार्ट 7 है, बट ये डे आपके पास 45 है, राइट ना। यस। तो इससे पहले अगर आप कोई भी सेशन आपने मिस किया रहेगा, तो मैं आप सभी से एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काइंडली उन सभी सेशन को एक बार देख लेना बेटा, सो दैट आप कोई भी चीज़ें वहां से मिस ना करो। अगर वहां से कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, राइट ना। और आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ ध्यान से देखना। 100 किलोमीटर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हैज़ द रिएक्टेंस ऑफ, कितना है भाई आपके पास, 0.3 ओहम पर किलोमीटर। एंड आपके पास पूछा है कि बता उसके ABCD कॉन्स्टेंट्स क्या रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए, उन वर्ड्स को हम एक बार समझेंगे भी एंड देन उसको सॉल्व भी करेंगे। क्या बोला गया है, सबसे पहले तो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ दी गई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो वो आपके पास दी गई बेटा 10 किलोमीटर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10 किलोमीटर की लेंथ दी गई है। और उन्होंने बोला है उस, और ये लाइन कैसी है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है। तो हर एक वर्ड का मतलब समझना बहुत जरूरी है। लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है बच्चा। तो जब भी लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात करेगा, तो वहां पर दो चीज का ध्यान रखना, कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस होता है ना, उसकी वैल्यू होती है बेटा 0। एंड जो भी आपके पास ट्रांसमिशन लाइन एंड ग्राउंड के बीच में जो कंडक्टेंस होता है, ये भी आपके पास 0 होता है। गेटिंग माई पॉइंट, यस, ये चीज आपको पता होगी। फॉर द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन आर एंड जी आर इक्वल टू 0 होता है। एंड उन्होंने बोला है कि बताओ भाई कि उसके ABCD कांस्टेंट क्या रहेंगे, मतलब ABCD कांस्टेंट क्या रहे, कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट क्या रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है जो ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, वो दिया गया है 0.3 ओहम पर किलोमीटर। तो अगर मुझे ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रिएक्टेंस चाहिए, तो अगर मैं एक्सेल चाहता हूँ कि मुझे टोटल मिले, तो आप कैसे करोगे, देखना। पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के लिए अगर 0.3 है, तो 10 किलोमीटर के लिए आप क्या बोल सकते हो, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा भाई, 3 ओहम मिल जाएगा। क्या सर, ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रिएक्टेंस ये मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस। ये बात समझ में आई सभी को, यस। देन अब हम बात कर लेते हैं, किसकी, अब हम बात कर लेंगे भाई आपके ABCD पैरामीटर की। तो इसको तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब ट्रांसमिशन लाइन, चलो मैं थोड़ा सा प्रूफ भी करके दिखाता हूँ, मुझे बताना। जब ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस होती है, तो मतलब सिस्टम में आपके पास क्या रहेगा, ओनली ओनली J इंटू एक्सएल ही रहेगा ना, यस। या फिर मैं इसको ओवरऑल सपोज Z बोल देता हूँ, चलो। तो ऐसे ही सिस्टम रहेगी, क्योंकि इसका कंडक्टेंस 0 हो जाएगा बच्चा। कौन सा, लाइन टू ग्राउंड कंडक्टेंस, जो यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर आपके पास एक कंडक्टेंस होता है ना जी, तो इसकी वैल्यू तो हमने 0 कंसीडर कर लिया, राइट ना। तो इसीलिए मैंने इसको नहीं निकाला। एंड इवन तो इस ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस भी आपके पास 0 हो जाता है, लॉसलेस है ना, इसलिए। तो अगर इस तरीके से सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या रहेगा सर, सेंडिंग एंड वोल्टेज, और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, रिसीविंग एंड वोल्टेज। उसी कायदे के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर क्या रहेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, सेंडिंग एंड करंट, और यहाँ पर क्या रहेगा बच्चा, रिसीविंग एंड करंट।
तो अल्दो आपके पास ये सीरीज से देखना, यहाँ पर ये करंट दोनों सेम ही है ना, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सर हम रिसीविंग एंड करंट को ही सेंडिंग एंड करंट भी बोल सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो सेंडिंग एंड करंट है उसको हम रिसीविंग एंड करंट बोल सकते हैं क्योंकि सिंगल ही लाइन, राइट ना, यस। तो इसमें अगर मैं सपोज एक इक्वेशन लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज के लिए, तो वी एस इज इक्वल टू, कैन आई राइट लाइक दिस कि सर प्लस वी आर प्लस जे इंटू एक्सएल इंटू आपके पास क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर आई आर बोल सकता हूँ, यस, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, या फिर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस केवीएल लगाया बेटा मैंने यहाँ पर, जेड इंटू आई आर। इसको भी मैं सपोज इक्वेशन नंबर 1 ही बोल सकता हूँ। आप ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1 बोलो या तो नीचे वाले को बोलो, बात तो सही है, यस। ऐसी चीज आपको पता चल गई। देन वैसे मुझे बताना कि मैं आई एस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ। तो क्या ना राइट, आई एस इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई एस इज इक्वल टू आई आर, यस। अब आई एस इज इक्वल टू आई आर है, तो इसको सपोज मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको मैं मैट्रिसेस फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, तो आप इस यहाँ पर क्या लिखोगे सर, वी एस, यहाँ पर लिखोगे भाई आई एस, यहाँ पर लिखोगे आई एस, एबीसीडी पैरामीटर हम ऐसे लिखते हैं ना, यस। देखना यहाँ पर मैं क्या बाहर निकाल रहा हूँ, तो हियर आई एम टेकन द वी आर एंड हियर आई एम टेकन द आई आर, ओके। तो इसका कोएफिशिएंट क्या क्या रहेगा, तो देखना इसका कोएफिशिएंट है भाई 1 और इसका कोएफिशिएंट कितना है सर, जेड। देखना यहाँ पर आई आर के लिए यहाँ पर वी आर है ही नहीं, इसका मतलब हम यहाँ पर जीरो ले सकते हैं, या फिर मैं इसको जीरो प्लस आई आर भी लिख सकता था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई जीरो, और ये देखना आई आर यहाँ पर निकल चुका है, मतलब यहाँ पर आएगा 1। तो इससे ये जो चीज़ है बेटा, तो यही आपके पास क्या है इस ट्रांसमिशन लाइन के ए बी सी डी पैरामीटर, राइट ना। तो यहाँ पर वी आर होगा, यहाँ पर आई आर होगा, गेटिंग माई पॉइंट, यस। तो यहाँ पर वी एस एंड बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आई एस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस फॉर यहाँ पर देख के आपको क्या लग रहा है, तो ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू आपके पास जेड है, और जेड ही नथिंग बट आपके पास जे इंटू एक्सएल है, सी इज इक्वल टू आपके पास जीरो है, एंड डी इज इक्वल टू बेटा आप क्या बोलोगे सर, डी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं सर 1 है, राइट ना। तो सभी एबीसीडी पैरामीटर हम अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ चुकी है, तो इसकी वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं सर, इसकी वैल्यू हम 3 ओहम के बराबर नहीं बोल सकते क्या, या फिर मैं बोल सकता हूँ जे थ्री ओहम भी बोल सकते हैं, राइट ना। तो कुछ नहीं, एबीसीडी पैरामीटर में यहाँ पर पुट कर देना बेटा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू जे3, सी की वैल्यू 0 एंड डी की वैल्यू देख सकते हैं आप 1। तो ये आपके पास आंसर होना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए क्या है, ए बी सी डी पैरामीटर फॉर दिस क्वेश्चन। तो वेयर इज योर क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर आपके पास आपका जो आंसर छुपा हुआ है, बहुत ही प्यार से छुपा हुआ आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है, यस। अब यहाँ पर तो मैंने आपको पूरा प्रूफ भी करके दिखाया। तो ये एक्सप्लेनेशन देखो आपके पास बुक में इतना बड़ा कभी मिलता नहीं, सीधा सीधा आंसर दिया जाता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, और इस क्वेश्चन को हम करेंगे बहुत ही प्यार से सॉल्व कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या। यस, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, देखो उन्होंने ये बोला गया है कि भाई फैक्ट्री है, चलो। अब फैक्ट्रीज ड्रॉ दी, कितना एक फैक्ट्री है वो कितना पावर ड्रॉ कर रही है, तो पी कितना ड्रॉ कर रही है बेटा आपके पास, 100 किलोवाट आपके पास ड्रॉ कर रही है एक फैक्ट्री। एंड वहां पर पावर फैक्टर कितना है उस फैक्ट्री का, तो 0.8, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है आपके पास, ठीक है, इतना पावर फैक्टर लैगिंग है फ्रॉम द थ्री फेज सिस्टम से वो ड्रॉ कर रहा है। एंड भाई वहां पर आपके पास जो सिस्टम वोल्टेज है, मतलब लाइन वोल्टेज है आपके पास, वो 11 किलो वोल्ट का है, ठीक है। और उन्हें आगे बोला है इट इज डिजायर टू राइज द पावर फैक्टर टू यूनिटी, मतलब ये पहला पावर फैक्टर है, एंड दे वांट द सेकंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू उन्होंने पूछी है, बोलिए कि सपोज ये आपके पास यूनिटी हो जाए बाय यूजिंग द कैपेसिटर बैंक। किससे करना है आपको पावर फैक्टर, किससे इंप्रूव करना है बच्चा, कैपेसिटर बैंक से आपको ये पावर फैक्टर 0.8 से यूनिटी बनाना है, ऐसा उन्होंने बोला है। एंड देन उन्हें पूछा है कि द टोटल पावर रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर बैंक, इस कैपेसिटर बैंक की क्या टोटल रेटिंग रहेगी, ये आपको पूछा है। मतलब आपके पास टोटल रेटिंग कैपेसिटर बैंक की टोटल रेटिंग किस में होती है सर, क्यू में होती है ना, यस।
तो क्यों पूछा है बेसिकली उन्होंने, तो केवीएआर पूछा है, ट्रांसफार्मर सॉरी आपके पास जो कैपेसिटर बैंक ली जाएंगी उसकी रेटिंग तो केवीएआर में होती है ना, कितना रिएक्टिव पावर वो देगा। तो इससे यही चीज आपको पूछी गई। तो आपने कभी अगर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट अगर पढ़ा होगा चैप्टर, लाइफ में कभी पढ़ा होगा बेटा, तो आपने क्या देखा होगा, तो आपने ये चीज देखी होगी कि सर जब पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का एक क्वेश्चन आता है तब सर आपके पास टोटल रिएक्टिव पावर हम कैसे निकालते हैं, तो रिक्वायर्ड टोटल रिएक्टिव पावर, सो हम निकालते हैं सर एक्चुअल पावर, या फिर हम बोलेंगे एपरेंट पावर, सॉरी हमारे पास एक्टिव पावर इनटू tan ऑफ 5 1 माइनस tan ऑफ 5 2, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। यस ना, ये पूरा डिराइव करके आता है बेटा, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इससे हमें टोटल रिएक्टिव पावर मिलती है कि वो जो हमने जो कंपनसेटर लगाया है बेसिकली पावर फैक्टर इंप्रूव कराने के लिए, उसकी रिएक्टिव पावर हमें मिल जाती है, राइट ना। यस, तो ये 5 1 क्या है, तो 5 1 इज नथिंग बट इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल इनिशियल फेज एंगल होता है। एंड आपके पास जो 5 2 है आपके पास फाइनल फेज एंगल रहेगा, फाइनल फेज एंगल रहता है, फेज एंगल। अब ये फेज एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखो आपके पास इनिशियली कॉस ऑफ 5 पता है कि नहीं है, तो कॉस ऑफ 5 1 की वैल्यू आपके पास देखो 0.8 है। तो अगर मैं 5 1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आएगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए कॉस 0.8 की वैल्यू आपके पास, मतलब कॉस इनवर्स आप अगर 0.8 कर लेते हो, तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉस 8 के समय जो फेज एंगल होता है उस समय आपके पास 36.8 कितना होता है भाई, 36.87 या तो 86 ऐसा कुछ तो आपके पास नंबर होता है, तो मैं इसको सपोज 876 लेता हूँ। ओके, तो ये आपके पास ये एंगल आपको पता होना चाहिए, तो मतलब 5 1 आपको पता है। वैसे ही उन्होंने पूछा है कि भाई cos ऑफ 5 2 आपको 1 बनाना है, तो इस समय आपके पास 5 2 की वैल्यू क्या रहेगी, तो आप क्या बोलोगे सर cos इनवर्स ऑफ 1, और cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो आप बोलोगे सर 0 एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब 5 2 की वैल्यू हमें पता है 0 एंगल, राइट। एंड 5 1 की वैल्यू हमें पता है सर कितना 36.86। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ तो यहाँ पर p, चलो p की वैल्यू भी पुट कर लेते बच्चा। तो देखो p की वैल्यू मैं किलो में ही पुट कर रहा हूँ, मतलब अल्टीमेटली ये kVAR में आएगा, तो क्योंकि मैं k को 10⁻³ नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आंसर भी जो मिलेगा मुझे k में ही मिलेगा। तो यहाँ पर 100 इंटू टेन ऑफ एंगल कितना है 36.86 माइनस टेन ऑफ आपके पास 0 डिग्री, राइट ना। यस, तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाई tan 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो tan, सॉरी tan नहीं भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 इंटू इसका आंसर बस क्या रहेगा tan ऑफ 36.86 माइनस ये 0 हो चुका है। तो ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व कर लेते हो, तो फिलहाल तो मैं कैल्सी यूज कर ले रहा हूँ, तो इसका आंसर आपके पास अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा भाई 75 kVAR, राइट ना। तो जो टोटल रिएक्टिव पावर आपको सप्लाई करेगा वो सॉरी आपके पास कैपेसिटर बैंक, वो इतना रहेगा। देखो क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व होता है, बट मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, इस बात को भी समझो आप। क्वेश्चन कितना फास्ट सॉल्व होता है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को पढ़ो तो। यस, मैं तो बोलता हूँ आप एक बार खुद से पढ़ो इस क्वेश्चन को कि क्या बोला गया। देखो क्या बोला है, अ सिंगल फेज इंडक्टिव लोड ड्रॉज दी 10 मेगावाट पावर, एंड वो उस समय आपके पास पावर फैक्टर कितना है 0.6, मतलब एक सिंगल फेज लोड है। सबसे पहले तो सिंगल फेज लोड है, इतनी तो बात क्लियर है कि लोड कैसा है बेटा, सिंगल फेज। कितनी पावर ले रहा है वो लोड, तो आपके पास 10 मेगावाट की पावर ले रहा है, 10 मेगावाट की। एंड उस समय आपके पास पावर फैक्टर कितना है, मतलब कॉस ऑफ 5 1 कितना है बच्चा, 0.6 आपके पास है, 0.6। होपफुली ये कलर सभी को दिख रहा होगा, 0.6 पावर फैक्टर, और ये लैगिंग पावर फैक्टर है, right, lagging. What is the value of capacitance to be connected in a parallel with the load to raise the power factor to? अब आपको पूछा है कि बताओ भाई कैपेसिटर की क्या वैल्यू रहेगी जब आप पावर फैक्टर कितने पर इंक्रीज करा दे रहे हो, तो उन्होंने बोला है 0.8, 0.8 इतना पावर आपको लैगिंग करा रहा है। मतलब बेसिकली यहाँ पर भी आपके पास, ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी आपके पास पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का ही ये क्वेश्चन है, और उन्होंने बोला है कि आगे सिस्टम वोल्टेज, सिस्टम का वोल्टेज कितना है बेटा 1000
वोल्ट एंड द सिस्टम फ्रीक्वेंसी, सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। देन आपको सी की वैल्यू पूछी, तो इसमें भी सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले तो आप ना ये चीज निकाल लेना कि भाई आपके पास रिएक्टिव पावर कितना सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जैसे रिएक्टिव पावर पता चल जाएगी ना, तो किसी भी सिस्टम का रिएक्टिव पावर पता चल जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर सिस्टम का वोल्टेज डिवाइड बाय उसका अगर सपोज मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस कर लेता हूँ तो ये कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर मिल जाएगी ना। लिसन केयरफुली। यस। तो यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे ये सिंगल फेज है, तो इसलिए मैंने याद रखना सिंगल फेज में मैंने वी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सएल ही किया। यस। अगर ये थ्री फेज होता तो मैं यहाँ पर 3 कर लेता। यस। या तो मैं √3 कर लेता, ये डिपेंड करता कि यहाँ पर मैं लाइन वोल्टेज यूज कर रहा हूँ कि फेज वोल्टेज यूज कर रहा हूँ। राइट ना? यस। चलो, तो सिंगल फेज है तो यहाँ पर मैंने सीधा वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स सी कर लिया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक्स सी की वैल्यू पुट कर लेते हो तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया, 1/2 पाई एफ इंटू सी। राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या बोल सकता हूँ मैं, वी स्क्वायर इंटू 2 पाई एफ इंटू सी। तो बेटा यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू बोलूंगा तो सी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो सी की वैल्यू क्या मिलेगी, तो आप बोलोगे सर क्यू सी अपॉन 2 पाई एफ इंटू वी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बताओ मुझे। अगर अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है सी निकालने के लिए, लिसन केयरफुली, तो बच्चा इसमें ध्यान से देखना, ये चीज मिसिंग है। अगर ये चीज मुझे मिल गई तो सिस्टम वोल्टेज तो ऑलरेडी हमारे पास दिया गया था और फ्रीक्वेंसी तो आपके पास ऑलरेडी बेटा दी गई है। तो इसका मतलब अगर मैं क्यूसी निकाल दूंगा और उसकी वैल्यू अगर मैं न्यूमरेटर में रख के अगर इन सभी वैल्यू पुट कर दूंगा तो डेफिनेटली बहुत ही प्यार से और बहुत ही नजाकत से हमें आंसर मिल सकता है। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्यूसी, तो मैंने अभी अभी बोला था कि क्यूसी कैसे निकालते, तो P इंटू टेन इनवर्स ऑफ 5/1, सॉरी टेन ऑफ 5/1 इंटू टेन ऑफ 5/2। यस। तो अब आपको 5/1 5/2 चाहिए, तो जैसे आप 5/1 5/2 की बात करोगे तो इसका देखो कॉस 5/1 है, कॉस 5/1 0.6 है, तो यहाँ पर एंगल कितने का रहेगा। यस। ये भी आपको पता होना जरूरी है, एंगल कितने का रहता है उस समय। यस। तो यहाँ पर 37 तो था 53 पॉइंट, जो लेट मी यूज द कैल्सी, मुझे 53 याद है अभी। यस। तो कैसे करूंगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0.6, तो यह आ जाएगा 53.13। कितना एंगल आ जाएगा यहाँ से, कौन, 5/1, राइट ना। और यहाँ से अभी अभी हमने देखा कितना आता है बेटा, 36.86 डिग्री आपके पास 5/2 मिल जाएगा, राइट ना। अब ये चीजें यहाँ पर पुट कर दो बस, बाकी कुछ भी नहीं, तो पी की वैल्यू पुट कर दो। पी कितना है सर, 10। ध्यान से देखना ये मेगा है तो मैं इसको मेगा में रखूंगा, मतलब 10⁻6 लेने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 5/1 मतलब कितना रहे, तो 53.13 माइनस 10 ऑफ, ये सभी फॉर्मूले प्रूफ करके आते हैं याद रखना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 36.86। राइट। इसको सभी को पुट करके जो आंसर मिलेगा, मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है बेटा, इसका जो आंसर आपको मिलेगा, चलो ऑलरेडी सॉल्व करने से बेटर है मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो 10 × 10 कितना आ जाएगा, 53.13 माइनस 10 36.86 कर लेते हो, तो आपका जो आंसर होगा वो देखना 5.83 मेगा वी ए आर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेगा, क्यों? क्योंकि मैंने ये पी वाली टर्म मेगा में यूज करी थी, ये वी ए आर आ जाएगा, के वी आर के बदले ये वी ए आर आ जाएगा, राइट ना। तो ये क्यू सी मिल चुका है। तो जैसे क्यू सी मिल जाएगा तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर, जैसे हमने क्यू सी निकाला ना, अब हम समझ सकते हैं कि सर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हो। यस। ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले, तो बेटा मैं वही चीज करने वाला, तो क्यू सी इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, 5.83 × 10⁻6 करना पड़ेगा मुझे, याद रखना, डिवाइडेड बाय 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से बेटा, एंड आप देख सकते हो यहाँ पर 1000 का हो जाएगा स्क्वायर, राइट ना। तो इसको सॉल्व कर लो फिलहाल, अभी मैं कैल्सी यूज कर ले रहा हूँ। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो व्हाट यू विल गेट बेसिकली, तो यू विल गेट 5.83 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 × पाई × 50 × 10⁻1000। ओके। तो ये अप्रोक्सीमेटली मुझे मिल रहा है, देखो 19 मिली फराइड, तो दिस इज योर आंसर, राइट। तो देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और यही एक वेज है इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, यही तो वेज होता है ना। यस। जो वे है उसको मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, क्या बोला गया है, बहुत ही प्यार से समझेंगे। इन अ पावर सिस्टम नेटवर्क, पावर सिस्टम नेटवर्क्स में आपके पास
380 किलो वोल्ट इज रिकॉर्डेड एट अ 400 किलो वोल्ट बस। मतलब सिस्टम का वोल्टेज बेसिकली 400 किलो वोल्ट है, बट उन्होंने जो एक्चुअल वोल्टेज दिया है या फिर मैं बोलूँगा रिकॉर्डेड जो वोल्टेज दिया है वो 380 किलो वोल्ट है। मतलब ये आइडियली समझ लो एंड ये आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा, इस तरीके से उन्होंने बोला है। ये दो वोल्टेज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आगे क्या बोला है, अ 60 MVAR 400 KVA शंट रिएक्टर इज कनेक्टेड टू द बस। MVAR कितना दिया है, यस, हाँ ठीक है। तो मतलब सिस्टम का MVAR उन्होंने बोला है, तो QS सिस्टम का MVAR कितना बोला है, 60 MVAR उन्होंने बोला है, यस ठीक है। देन ये कब बोला है उन्होंने, ये कब बोला है, तो सिस्टम के कौन से वाले वोल्टेज पर बोला है सर, 400, 400 मतलब सिस्टम वोल्टेज के लिए बोला है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 400 किलो वोल्ट के लिए आपके पास ये चीज़ें उन्होंने बोली है, ठीक है। 400 सिस्टम के लिए उन्होंने ये वाली वोल्टेज बोला है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला था, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब, मतलब क्यू एब्जॉर्ब या फिर मैं बोलूंगा रिसीव्ड या फिर रिकॉर्डेड क्यू कितना रहेगा बेसिकली, ये कितना रहेगा ये आपको पूछा गया। और इस समय आप सभी को पता है कि वी आर रिसीव्ड या फिर मैं बोलूंगा रिकॉर्डेड वोल्टेज कितना है, तो आप बोलोगे सर 380 किलो वोल्ट है, राइट ना, यस। अब ये चीज अगर डेटा समझ में आ गया होगा तो देन आपको ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी आपके पास याद रखना बेटा, वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर एंड फ्रीक्वेंसी, इन तीनों का जब आपके पास रिलेशन बनेगा तो बस आप रिएक्टिव पावर को देख लेना। तो रिएक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है रे, अगर मैं सपोज इंडक्टिव रिएक्टिव पावर की बात करूंगा तो वो फॉर्मूला होता है सर V² डिवाइड बाय एक्सएल, राइट। और इसी में अगर मैं पुट कर लेता हूँ तो V² डिवाइड बाय 2 पाई इंटू FL। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर जो मेरे पास QL रहेगा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² अपॉन F रहेगा। सर ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, किसके लिए, इंडक्टिव रिएक्टिव पावर के लिए। गेटिंग माय पॉइंट, यस। एंड दूसरी बात कि यहाँ पर अगर आपके पास सपोज कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर की बात करता था, हम क्या लिखते हैं, V² अपॉन सिंगल फेज के लिए मैं बता रहा हूँ तो QC हो जाता। इसी को अगर मैं सॉल्व कर लेता तो 1/1 चीज़ यहाँ पर आ जाए तो 1/2 पाई F इंटू सी हो जाता। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता तो 2 पाई F इंटू सी इंटू V² बन जाता, राइट। तो इसका मतलब QC आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता सर, V² इंटू F पर हो जाता। कब, जब हमारे पास जब हमारे पास इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर की बात करता, राइट ना। और इंडक्टिव में याद रखना V² डिवाइड बाय एफ है बेटा, कैपेसिटिव में V² इंटू एफ होता है। तो ये कभी कभार बार आपको क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने के लिए हेल्प होती है। अभी आपके पास फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ भी बताया नहीं, वैसे भी तो रिएक्टर है मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है बेटा। रिएक्टर मतलब हम ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि शंट रिएक्टर की बात की गई ना, यस। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की है क्या, नहीं। इसका मतलब सर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखिए, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी मतलब सर जो QL है सीधा सीधा V² पर प्रोपोर्शनल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ बात ही नहीं की तो हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को उतना ही रखेंगे। तो इसलिए हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि सर QL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² रहेगा। अब ये जो QL है वो कैसे कैसे, तो उन्होंने देखो उन्होंने पूछा है ना कि QR पूछा है आपको बेसिकली एब्सॉर्ब के टाइम। तो QR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर रहेगा सर, VR के स्क्वायर पर। एंड QS किस पर प्रोपोर्शनल रहेगा सर, VS के स्क्वायर पर। दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूँ तो आप क्या, मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता कि सर जो QR है डिवाइडेड बाय QS इज इक्वल टू VR डिवाइड बाय माई VS, दोनों का स्क्वायर कर सकता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो क्या ना राइट द QR इज इक्वल टू QS इंटू VR, कैपिटल यूज किया है ना मैंने, यस। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कैपिटल VR अपॉन VS का स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। चलो, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो QS की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 60, यस। MP है तो मैं फाइनल आंसर MP में ही आएगा। तो VR की वैल्यू देखना 380 एंड कौन है भाई आपके पास, ये 400, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेना, इसका स्क्वायर याद याद रखना, तो कितना आ जाएगा 380 डिवाइड बाई ये 400, जो भी आ रहा है 0.9, उसका स्क्वायर कर देंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे भाई 60 से। तो कितना आ रहा है आपका आंसर, तो यू विल गेट योर आंसर इज 5.415। और ये मेगा में आएगा क्योंकि ये 60 भी मेगा में था, तो ये आ जाएगा भाई मेगा MVAR, राइट ना। तो वेयर इज योर आंसर, कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी देखो।
कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इतने प्यार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं क्या है। अ पावर फैक्टर मीटर कनेक्टेड इन अ सर्क्यूट, एक पावर फैक्टर मीटर आपने एक सर्क्यूट में कनेक्ट किया एंड इंडिकेट द पावर फैक्टर इज 0.6। क्या देखा उन्होंने, 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर है वहां पर, ऐसा उन्होंने बोला है। ये उन्होंने किन्होंने मेजर किया भाई, आपके पास पावर फैक्टर मीटर ने मेजर किया। और हम चाहते हैं कि टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर मुझे इंक्रीज कराना है, वी हैव टू इंसर्ट द फॉलोइंग कंपोनेंट इन द सर्किट। तो हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कौन से कंपोनेंट हम सर्किट में यूज कर सकते हैं, राइट ना। तो पावर फैक्टर अगर आपको इम्प्रूव कराना है बच्चा, तो मैं दो तीन नाम लिख के देता हूँ, इसका हम यूज कर लेते हैं। यस, तो हम यहाँ पर एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर यूज कर लेते हैं अंडर नो लोड कंडीशन। ओके, अंडर नो लोड कंडीशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है, नो लोड कंडीशन पर वो सिंक्रोनस मोटर होनी चाहिए। दूसरी चीज हम कैपेसिटर बैंक यूज कर लेते हैं, कैपेसिटर बैंक यूज कर लेते हैं पावर फैक्टर अगर मैं इंप्रूव कराना चाहता हूँ तो। तीसरी चीज हमारे पास ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं सर, हम कंडेंसर यूज कर सकते हैं, कंडेंसर। ओके, कंडेंसर हम यूज कर सकते हैं। यस, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। यस, तो मोस्टली ये तीन चीजें हम प्रेफर करते हैं, कैपेसिटर बैंक, कंडेंसर या फिर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। और ये सब चीजें हम बेसिकली पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कराने के लिए यूज कर लेते हैं। इसमें से देखना कभी भी इंडक्टर नहीं यूज किया जाता पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, तो ये तो आंसर बिल्कुल गलत रहेगा। बोथ इंडक्टर एंड रजिस्टर, रजिस्टर से तो नहीं भाई, इंडक्टर से तो पावर फैक्टर और घटता है, तो ये तो नहीं लगेगा। रजिस्टर से आपके पास पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं होता, तो इसका सही आंसर रहेगा भाई आपके पास कैपेसिटर। हम ये सोचने लगते हैं कि सर हर एक एग्जाम में पेपर डिफिकल्ट आते हैं, तो ये इतना नन्हा सा क्वेश्चन जो डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन कभी कभी हम मानते हैं, देखो इसरो साइंटिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन। अब अपने हिसाब से प्रेडिक्ट मत करना कि सर ईच एंड एवरी पेपर इज अ डिफिकल्ट या फिर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज अ डिफिकल्ट, नो। आपके एग्जाम में बेटा लगभग 40 to 60 क्वेश्चन ऐसे, मतलब 40 to 60% जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर इजी क्वेश्चन, और वही आपके पास सिलेक्शन में भी हेल्प कर लेते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे 100% एक्यूरेसी के साथ, तो ये आपका रिजल्ट बढ़ाता है या फिर मैं बोलता हूँ स्कोर बढ़ाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, जो कि आपको पता है कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कराने के लिए हम ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर यूज कर लेते हैं अंडर नो लोड कंडीशन, कैपेसिटर बैंक यूज कर ले या तो हम कंडेंसर यूज कर लेते हैं। यस, एंड मैं आपको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के, मैंने एक बार डिप्लोमा के लिए बैच ली थी, तो उसके नोट्स है मेरे पास, तो उसके नोट्स में शेयर करा दूंगा आपके लिए, तो वो अगर नोट्स देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजीली आप चीज़ें समझ सकते हो। तो वो नोट्स भी मैं आपको आज ही से, मतलब सेशन के बाद दे दूंगा, उसके नोट्स मिल जाएंगे। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के मेरे ऑलरेडी नोट्स है, तो मैं आपके साथ शेयर करा दूंगा। ओके, लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। क्या बोला है, 360 kVA नेटवर्क, नेटवर्क कैसा है भाई, 360, सबसे पहले देख लेते हैं। एंड 280 किलोवाट इज रिकॉर्डेड एट आपके पास रिकॉर्डेड वोल्टेज आपके पास कितने, 360 केवी बस सिस्टम पर, ठीक है। मतलब ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ क्या बोला है। द रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय द शंट रेटेड फॉर अ 50 MVAR 360 kVA कनेक्टेड एट दी बस। बेसिकली ऐसा बोला गया बच्चा कि आपको एक क्यू पूछा गया है, ये क्यों पूछा गया, मतलब एक रिएक्टिव पावर पूछी गई है, कब, जब आपके पास सिस्टम में रिकॉर्डेड वोल्टेज कितना रहेगा, 280 किलो वोल्ट। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, सिस्टम का वोल्टेज जब 280 किलो वोल्ट है, तब आपके पास क्या पूछा गया है, तब आपके पास पूछा गया भाई, क्या निकालो, क्या निकालना है आपके पास, तब आपके पास निकालना है क्या, आपके पास 280 है ना। यस, 280 के ऊपर आपको ये रिएक्टिव पावर पूछी गई, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, क्या करेंगे हम, तो क्या कर सकते हैं, देखो हाँ, मुझे बताना कि आपको रिएक्टिव पावर पता है क्या, कैसे निकाली जाएंगी। यस, रिएक्टिव पावर हम कैसे निकाल सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ आपके पास किसी भी सिस्टम का क्या बोलेंगे हम, चलो हाँ रिएक्टिव पावर, चलो ऐसा,
ऐसे समझ लो कि एक रिएक्टिव पावर मैंने अभी अभी बोला कि सर वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय सिस्टम का रिएक्टेंस होता है। यस करेक्ट, ऐसी ही चीज़ है ना, तो थोड़ा आप ध्यान से समझना इस चीज़ को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हम इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं ना, देखो सिस्टम का वोल्टेज डिवाइड बाय रिएक्टेंस। तो अगर मुझे रिएक्टेंस निकालना है, सपोज सिस्टम का एक्चुअल रिएक्टेंस निकालना है, तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ, वोल्टेज डिवाइड बाय रिएक्टिव पावर, राइट। तो देखना कि इस सिस्टम का एक्चुअल जो रिएक्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, तो वोल्टेज का स्क्वायर कितना करेंगे हम, तो वोल्टेज का स्क्वायर एक्चुअल वाला वोल्टेज यूज करना पड़ेगा जो कि हमारे पास 360 है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा। यस, डिवाइड बाय रिएक्टेंस। देखो रिएक्टेंस अगर आप कर लेते हो, तो रिएक्टेंस अगर कर लेते हो तो कैसे होगा, रिएक्टेंस कितना, सॉरी सॉरी, इसका स्क्वायर, एंड क्यू कितना है, तो क्यू आपके पास देखना 50 है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, यहाँ पर आपको बात थोड़ी ध्यान में देनी पड़ेगी। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, तो देखना 360 डिवाइड बाय 360 का स्क्वायर है ना। यस, 360 का आपके पास क्या है बेटा, स्क्वायर है। ओके, 360 का स्क्वायर, एक सेकेंड, ये 360, 360, एक सेकेंड मुझे ये देखने दो। ओके हाँ, 360 का स्क्वायर कर लोगे एंड डिवाइड बाय 50 कर लोगे बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 2592 ओहम, राइट ना, 2592 ओहम जितना मुझे मिल रहा है। अब ये सिस्टम का रिएक्टेंस आपको मिल चुका है। अब आपको क्या पूछा है, आपको एक नया रिएक्टिव पावर पूछा है। जब आपके पास न्यू एक वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज कौन सा मिलेगा बेटा, न्यू वोल्टेज मिलेगा, ध्यान से देखना, न्यू वोल्टेज मिलेगा डिवाइड बाय सिस्टम का रिएक्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, एक्सेल, राइट ना, तो न्यू वोल्टेज का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर क्या मिलेगा, तो देखो आपका जो आंसर मिलेगा, तो न्यू वोल्टेज कितना है, तो न्यू वोल्टेज आप देख पा रहे हो कि 280 किलो है ना, तो उसका स्क्वायर कर देंगे बेटा, तो किलो है ना, याद रखना ये किलो, तो ये आंसर स्क्वायर की वजह से मेगा में आ जाएगा। तो कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना, रिएक्टेंस कितना है, 2592। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो ये किलो मेगा, ये इसको सॉल्व कर लेना आप, मतलब कैलसी पर। तो मैं अभी सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो यू विल गेट आंसर इज 30.24 एम वी ए आर। तो ये देखना आपके पास नया रिएक्टिव पावर मिलेगा। ये एक मेथड हुई। अब मैं आपको और एक मेथड देता हूँ, सी। तो ये मेथड हुई, अब मैं आपको मेथड नंबर 2 देता हूँ, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। देखो सिस्टम में कहीं पर भी वोल्टेज के बारे में, सॉरी फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं बताया है, तो आप क्या करोगे, तो मैंने आपको अभी अभी एक चीज बोली थी, सर रिएक्टिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर, राइट ना। तो अगर सपोज मैं बात करूंगा, तो Q2 डिवाइड बाय, अगर सपोज मुझे Q1 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा सर, V2 डिवाइड बाय मैं V1 का स्क्वायर कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मुझे नया रिएक्टिव पावर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पुराना रिएक्टिव पावर और यहाँ पर नया वोल्टेज डिवाइड बाय पुराना वाला वोल्टेज, उसका स्क्वायर कर सकता हूँ। तो दिस वन इज आल्सो अनदर मेथड। यस, मैंने अभी अभी बोला था। तो Q1 कितना रहेगा बच्चा, Q1 मतलब ये 50, और V2 कितना रहेगा, तो V2 आपके पास देखना 280 डिवाइड बाय 360 का स्क्वायर। इफ यू सॉल्व इट ना, इफ यू सॉल्व इट, मैं फिर से एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा बेटा, 280 डिवाइड बाय 360 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको बेटा अभी भी उतना ही आंसर मिलेगा जो हमें ऊपर से मिला था, 2.4 एम वी ए आर, एम वी ए आर। अब देखो क्वेश्चन चाहे आप कैसे, मतलब क्वेश्चन कैसा भी रहे, आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए एक ही अप्रोच हो सकता है। तो मैंने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड दी। तो दिस इज योर मेथड नंबर 1 एंड ये मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी, 1 या 2। दोनों आसान है बेटा, दोनों कंसेप्चुअली, कुछ भी डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ओके, बट मोस्टली बच्चे सेकंड वाले मेथड को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, फर्स्ट वाली मेथड उनको नहीं समझ में आती। कुछ नहीं, हम टोटल रिएक्टेंस निकाल लेते हैं और वही टोटल रिएक्टेंस आपके पास सेकंड वोल्टेज चेंज करने पर भी होता है। तो नया वाला वोल्टेज जो है प्रीवियस टोटल रिएक्टेंस करने से हमें नई रिएक्टिव पावर मिल जाती है। इतनी सी आसान सी बातें समझाते हुए इस क्वेश्चन को समय लगाए, बाकी ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला है। लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। ओके, देखो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। फॉलोइंग इलेक्ट्रिसिटी रूल, इलेक्ट्रिसिटी रूल को अगर हम फॉलो कर लेते हैं, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास ऑफ द एसी सप्लाई इज अलाउड टू वैरी। तो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कितना परसेंट आप अलाउ कर लेते हो इलेक्ट्रिसिटी रूल को अगर आप फॉलो कर लेते हो। तो फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा याद रखना ±3% होता है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी
आपके पास ±3% वैरी करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से तो फ्रीक्वेंसी ±3% होती है। तो हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्यारा सा है। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला, इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें बोली गई है। क्या बोला है? थ्री फेस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला गया है, लिख लेते हैं, तो मतलब सबसे पहले पढ़ लेते हैं। थ्री फेस, सबसे पहले तो भाई सिस्टम कैसी है, थ्री फेस की है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिस्टम का वोल्टेज देखना, मतलब वीएल दिया गया है आपके पास 11 किलो वोल्ट, कुछ भी नहीं, मतलब ये लाइन वोल्टेज और आरएमएस याद रखना। कुछ भी वोल्टेज के बारे में नहीं पता चलेगा ना, तो हमेशा उसको लाइन वोल्टेज एंड आरएमएस लेना, ठीक है। एंड ड्रॉस दी कितना केवी है, ये कितना केवीए ड्रॉ कर रहा है। केवीए मतलब कौन भाई, एस ड्रॉ कर रहा है ये मोटर, तो मतलब टोटल पावर तो 100 केवीए ड्रॉ कर रहा है, राइट ना। एंड पावर फैक्टर कितना है, तो पावर फैक्टर उन्होंने बोला है कि 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, उस मोटर का 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर है। तो इस तरीके से मोटर का स्पेसिफिकेशन उन्होंने दिया। अब उन्होंने बोला है अ थ्री फेज कैपेसिटर बैंक रेटेड, उस कैपेसिटर बैंक की रेटेड केवीए कितनी है। तो रेटेड केवीए ध्यान से देखना, रेटेड केवीए कितनी है सर, कैपेसिटर बैंक का, ये मोटर के बारे में सप्लाई के बारे में यहाँ पर बात हुई। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई प्लस मोटर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोटर के बारे में बोला है। अब वो बात करें भाई कैपेसिटर बैंक के बारे में, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैपेसिटर बैंक के बारे में उन्होंने कुछ तो बात की हुई, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कैपेसिटर बैंक में वो बोल रहे हैं कि उसका क्यू कितना है। तो उस कैपेसिटर बैंक का देखने से देखना क्यू 100 कितना 60 केवीए आर है, 60 kVA R है उसका कैपेसिटर बैंक का। इज इंस्टॉल टू अक्रॉस द मोटर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर फैक्टर यूनिटी। अब मोटर का पावर फैक्टर कितना करना है आपको, यूनिटी करना है, मतलब ये मोटर का पहला पावर फैक्टर है, और अब उन्होंने बोला है कि मोटर का पावर फैक्टर कितना करना है बच्चा, यूनिटी करना है, ऐसा उन्होंने बोला है। ध्यान से सुनना अभी, यस, इतना पावर फैक्टर आपको करना है। देन उन्होंने बोला है द apparent power supplied by the system to the motor will with capacitor बैंक कितनी रहेगी। मतलब अगर मैं ये कैपेसिटर बैंक लगा दूं हमारे इंडक्शन मोटर के लिए यूनिट पावर फैक्टर बनाने के लिए, तो बताओ मोटर कितनी एपेरेंट पावर लेगी। तो इसको हम थोड़ा सा प्यार से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास मोटर के बारे में जो चीजें दी है ना उसको हम समझ लेते हैं। तो मोटर में आपके पास यस दिया गया है जो कि आपके पास 100 केवीए है। अब जब यस दिया गया है एंड यहाँ पर पावर फैक्टर बच्चा आपके पास दिया गया 0.8 है, तो यहाँ से आप दो चीजें निकाल सकते हो। तो इस मोटर का एक्टिव पावर निकलेगा जो कि आपको पता है यस इंटू कॉस ऑफ 5 होता है, यस। तो यस कितना है सर, 100 इंटू सर कॉस ऑफ 5.8, तो हम क्या बोल सकते हैं सर 80 के वी किलो वाट, के वी यानी भाई किलो वाट के आपके पास वो मोटर एक्टिव पावर लेंगी। ध्यान से देखना, एक्टिव पावर 80 की लेगा। एंड उन्होंने बोला है कि उस मोटर की रिएक्टिव पावर कितनी रहेगी, थोड़ा सा प्यार से समझना। तो इसका मतलब उस मोटर की रिएक्टिव पावर क्या रहेगी सर, यस इंटू साइन ऑफ 5 होता है। तो आपको पता है ना कि ये कॉस ऑफ 5 0.8 जब भी होता है तब आपके पास साइन ऑफ 5 सभी को मैंने बोला था कि 0.8 होता है, अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन किए होंगे तो इसका मतलब ये 100 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 0.6 कर लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा सर 60 के वी ए आर। अब थोड़ा सा प्यार से और नजाकत से समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा नजाकत से समझेंगे। ये इंडक्शन मोटर है, ये इंडक्शन मोटर है आपकी। कौन सी मोटर है बच्चा, इंडक्शन मोटर है, आई एम, ये इंडक्शन मोटर है जो एक्टिव पावर डिमांड कर रही है 100 किलोवाट की, एंड उसको रिएक्टिव पावर चाहिए 60 के वी ए आर की। ध्यान से सुनना, 100 एक सेकेंड, तो मैं इसको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये इंडक्शन मोटर है। अब ये मैंने सप्लाई के लिए लगाई, थोड़ा सा प्यार से समझना एक क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ना हम मैथमेटिक्स के बदले या फिर कैलकुलेशन के बदले हम थोड़ा समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, ये आर, ये वाई एंड बी है, और आपने बेटा यहाँ पर कैपेसिटर बैंक लगा दी, वट एवर, यस। अब ये स्टार कनेक्टेड रहे डेल्टा कनेक्टेड रहे उससे हमें कुछ लेना था नहीं है। तो ये कैपेसिटर कैपेसिटर बैंक आपने कनेक्ट करा ली है, और ऑब्वियस सी बात है आप इस तरीके से कनेक्ट कराओगे, ऐसे कनेक्ट कराओगे ना, यस इस तरीके से आप कनेक्ट कराओगे।
तो ये क्या करेगी बेसिकली, कैपेसिटर जो है ना, ये आपके पास कैपेसिटर बैंक रिएक्टिव पावर देती है। किसको देती है? तो आपके लोड को देती है। तो ये लोड है ना आपका, ध्यान से सुनना, तो ये आपके पास लोड है ना, तो ये आपके पास कैपेसिटर बैंक इसको लोड के लिए रिएक्टिव पावर देंगी। अब ये कितना दे रहा है, ध्यान से सुनना, ये कैपेसिटर बैंक कितना रिएक्टिव पावर दे रहा है, तो ये देखो 60 केवीआर ये दे सकता है, 60 केवीएआर ये कैपेसिटर बैंक दे सकता है। लिसन केयरफुली। तो कैपेसिटर बैंक 60 केवीआर दे सकता है, और मोटर को भी कितने की जरूरत है, तो मोटर के लिए भी 60 केवीआर की जरूरत है। तो थोड़ा सा मैं ये बता दूं क्या, कि सर कैपेसिटर बैंक का केवीआर एंड मोटर को सर जो केवीआर चाहिए सर ये बराबर है। इसका मतलब मोटर के लिए सर जो रिएक्टिव पावर की भूख है, या फिर मैं बोलूंगा मोटर जितना केवीआर डिमांड कर रहा है सर, उतना अगर हमारे लिए ये कैपेसिटर ही प्रोवाइड करा देगा। लिसन केयरफुली, कंसेप्चुअली बता रहा हूं मैं। मोटर को जितने केवीआर की भूख है सर, वो अगर ये सेटिस्फाई करा रहा है, हमारा कैपेसिटर बैंक ही अगर सपोज आपके पास दे रहा है बच्चा, तो ये मोटर इधर से कोई रिएक्टिव पावर लेगा क्या, बताओ मुझे। सप्लाई से क्या कभी ये रिएक्टिव पावर लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि आपके पास मशीन जरूरत से ज्यादा भी रिएक्टिव पावर कभी लेता नहीं, और ना ही जरूरत से कम। तो इसको 60 की भूख थी, 60 केवीआर की भूख थी मोटर को, और कैपेसिटर भी 60 केवीआर दे रहा है। इसका मतलब अब ये मोटर इस वाले सप्लाई सिस्टम से कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं लेगा, सप्लाई सिस्टम से कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं लेगा। तो अब ये इधर से जो पावर ले, ध्यान से देखना, सप्लाई सिस्टम में से रिएक्टिव पावर आपके पास कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी रिएक्टिव पावर कैपेसिटर दे रहा है। ध्यान से सुनना, तो इसको कितनी किसकी जरूरत है, आप बोलोगे सर इसको एक्टिव पावर की जरूरत है, वो तो कैपेसिटर नहीं दे सकता ना। तो जो आपके पास सप्लाई सिस्टम में एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर दोनों की अगर मैं एडिशन करूँ, तो P प्लस जे इंटू क्यू, ध्यान से सुनना। तो ये सप्लाई सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो अपेरेंट पावर विच इंक्लूड्स द एक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव पावर। तो अगर बेटा सप्लाई सिस्टम में इसकी पावर जीरो हो चुकी है, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जो जो सर सप्लाई का सर अपेरेंट पावर है, अपेरेंट पावर से सप्लाई का, वो सर सप्लाई के या फिर मोटर के एक्टिव पावर के बराबर हो जाएगा। मतलब किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 80 केवी डब्ल्यू की जो आपके पास एक्टिव पावर है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी सर, सिस्टम की रिएक्टिव पावर बन जाएगी। मतलब इसको हम 80 के वी ए आर, रिएक्टिव नहीं, अपेरेंट पावर बोल सकते हैं। मतलब मोटर कितने की डिमांड करेगा सर? 80 के वी ए की डिमांड करेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बेटा, वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की है मैंने। अब मैथमेटिकली अगर मुझे समझाना रहता ना, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाता, बट मैं यहाँ पर कंसेप्चुअली समझाया मैंने आपको, कि कैपेसिटर जितना दे रहा है उतनी मोटर की डिमांड थी। तो मोटर एंड कैपेसिटर की अगर डिमांड मैच हो रही, तो मोटर सिस्टम से रिएक्टिव पावर नहीं लेगा। तो सिस्टम में से जितने भी अपेरेंट पावर आएगी, वो ओनली रिएक्टिव पावर के बराबर ही होगी। तो रिएक्टिव पावर हमारे पास 80 के डब्ल्यू की थी, तो हम बोल सकते हैं कि अपेरेंट पावर भी 80 के वी ए की ही रहेगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो बहुत ही नजाकत से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है मैंने। यस। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि क्या है। अब यहाँ पर भी आपके पास पूछा गया है कि बताओ डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो इस ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखो, पावर फैक्टर लो होने से लॉसेस बढ़ जाते हैं सर, कंडक्टर का साइज बड़ा लगता है, करंट बढ़ जाता है, वट एवर ये सब चीजें आपके पास पता है। बट इसके हिसाब से इसका आंसर ये वाला सही है। लो पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज, चलो मैं थोड़ा बहुत आपको बता ही देता हूँ। चलो, लो एट डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर, आपके पास अल्टीमेटली आई करंट बढ़ता है। आई करंट बढ़ने से आपके पास बेटा कॉपर लॉसेस बढ़ जाते हैं। ये पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा ना मैं, यस, क्योंकि दिस इज नॉट अ डिटेल कोर्स, ये आपको मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो कॉपर लॉसेस बढ़ जाते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, आपके पास कंडक्टर का साइज बढ़ जाता है। कंडक्टर साइज बढ़ जाता है सर, ट्रांसमिशन लाइन में अगर मैं बात करूँ तो, यस। एंड देन उसके बाद आपके पास सिस्टम के, या फिर मैं आप बोलूंगा ट्रांसफार्मर, या तो आपके पास अल्टरनेटर, इनके केवीए रेटिंग आपके पास बेटा बढ़ जाती है। रेटिंग इंक्रीज हो जाती है कब? जब आपके पास कॉस ऑफ फाई छूटू होता है, या फिर मैं बोलता लो पावर फैक्टर के या ये आपके पास डिसएडवांटेजेस होते हैं ना। यस। क्यों? क्योंकि देखो सर, आपके पास कॉस ऑफ फाई क्या होता है रे बच्चा? यस, पी अपॉन यस होता है ना। यस। तो बेटा अगर आपके पास सपोज पी, ये तो कांस्टेंट होता है, एक्टिव पावर तो बेटा हमेशा आपकी कांस्टेंट रहेगी, लोड आपके पास एक्टिव पावर कांस्टेंट रहेगा। बट
अगर मेरे पास पावर फैक्टर लो हो रहा है, अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं, मतलब लो लो पावर फैक्टर होगा तो सर यस बढ़ जाएगा, यस मतलब उसकी लार्ज केवीए रेटिंग हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है बेटा वो ऑप्शन नंबर सी है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। बहुत ही प्यार से मैंने समझाने की कोशिश की है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया। पावर फैक्टर इज इंक्रीज्ड बाय, किससे हम पावर फैक्टर को इंक्रीज कर देते हैं? तो देखो सीरीज कैपेसिटर से पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सीरीज में कैपेसिटर लगाने से ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस है, ये ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, तो उसे किल करने के लिए बेसिकली हम सीरीज में कैपेसिटर लगा देते हैं। यस। तो दिस इज माय एक्स एल एंड दिस इज माय जे इंटू एक्स सी होता है, तो ये निगेटिव होता है, तो ओवरऑल ये चीज कम करा देता है। मतलब सपोज इसकी वैल्यू 10 pu है एंड इसकी वैल्यू सपोज 8 pu है बच्चा, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसकी अल्टीमेट जो आपके पास वैल्यू बनेगी, इसकी ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी अल्टीमेट, ये pu है। तो इसकी जो अल्टीमेट, इसको मैं अभी ये निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो इसकी अल्टीमेट वैल्यू कितनी बनेगी? 10 - 8 pu, मतलब ये 2 pu बना देगा, राइट ना। अब सिस्टम का अगर x घटेगा, अल्टीमेटली ओवरऑल x घटेगा, तो आप सभी को पता होगा कि p इज इक्वल टू वी एस वी आर डिवाइडेड बाय एक्स। अगर मैं सपोज स्टेडी स्टेट लिमिट की बात करूँ, तो एक्स अगर मेरे पास घटेगा तो स्टेडी स्टेट पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ेगी, या फिर मैं बोलूंगा सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो सीरीज कैपेसिटर सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होता है, ना कि पावर फैक्टर के लिए। तो पावर फैक्टर इंक्रीज कराने के लिए सीरीज कैपेसिटर नहीं। अब शंट कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर तो सभी को ही पता है, यस, तो ये तो हम यूज ही कर लेते हैं। बट अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर यही सपोज ओवर एक्साइटेड, अंडर की जगह अगर यहाँ पर ओवर एक्साइटेड होता ना बेटा, एंड नो लोड कंडीशन पर, तो ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाता। तो ये अंडर एक्साइटेड नहीं, ये इंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है अगर आपको वी कर्व पता रहेगा तो। यस। एंड ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। कैपेसिटर पैरेलल में लगाने से, लोड की साइड में पैरेलल में लगाने से हमारे पास पावर फैक्टर इंक्रीज होता जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। यस, अगर आपने केबल कभी पढ़ा होगा बच्चा बहुत ही प्यार से, तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस आपके पास, इसका एक फॉर्मूला आपके पास बनता है। आपने अगर कभी कभी भी लाइफ में अगर केबल कभी पढ़ा होगा, तो डाइलेक्ट्रिकल लॉसेस इन अ केबल, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है आपके पास? अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो पी, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस जो होते हैं आपके पास, पीडी मैं बोलूंगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लॉसेस है ना। यस, तो इसको अच्छे से लिखेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है आपके पास, क्या बनता है सर? ओमेगा इंटू आपके पास सी वी स्क्वायर इंटू टेन ऑफ डेल्टा, राइट ना। यस, तो ये डाइलेक्ट्रिक लॉस का फॉर्मूला है, आपने कभी अगर केबल पढ़ा होगा तो। यस, तो इसको याद रखना, डाइलेक्ट्रिक लॉस का ये फॉर्मूला रहता है, राइट ना। ये टैन डेल्टा है, ओमेगा सी वी स्क्वायर है, याद रखना बेटा। तो इसी हिसाब से अगर आप देख पा रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हो सर, जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस आपको दिखाई दे रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर है? ऑप्शन के हिसाब से तो सी वी स्क्वायर इंटू टेन ऑफ डेल्टा। तो वेयर इज योर आंसर? तो आंसर इज इन ऑप्शन नंबर ए। देखो इस क्वेश्चन को आप गलत कैसे कर सकते थे? आप जो बोलते हो ना सर सिली मिस्टेक, तो इसका मतलब देखो इसमें सिली मिस्टेक हो सकती थी। कोई कोई ना ये वाला फॉर्मूला याद रख लेता है, बट टैन ऑफ डेल्टा की जगह साइन डेल्टा भी कर सकता है। कोई कोई सपोज साइन डेल्टा या तो टैन डेल्टा, ये तो बिल्कुल ही सही है, मतलब गलत है। यहाँ पर देखना साइन है, यहाँ पर वी स्क्वायर भी है, और यहाँ पर आपके पास सी भी है, तो इसमें गलती हो सकती है। इस क्वेश्चन में आंसर लाने का एकमात्र रीजन है कि आप फॉर्मूले को कितने अच्छे तरीके से जानते हो, दैट्स इट। इसमें कोई बताने जैसा कोई भी कंसेप्ट कुछ छुपा नहीं है। तो ये फॉर्मूला तो डिराइव करके आता है बेटा, पूरा डिराइव करके आता है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, कभी अगर आपने ये फॉर्मूला लाइफ में देखा रहेगा कि भाई सर यहाँ पर ओमेगा, यहाँ पर सी है, यहाँ पर वी का स्क्वायर होता है और यहाँ पर टैन डेल्टा होता है, ये फॉर्मूला अगर आपने 2-3 बार अगर देखा रहेगा, तब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो सकते। नहीं तो फिर बाद में मुझे मैसेज आते हैं सर हमें कंफ्यूज हुआ। तो मैं हमेशा बोलता ना, आपको कंफ्यूजन इसीलिए हुआ क्योंकि आपने फॉर्मूले को अच्छे से देखा नहीं, या तो आपने कभी उसको लिखा नहीं। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ बेटा, अगर आप फॉर्मूले को लेकर कभी अगर आपको आपकी चिंता बढ़ रही होगी, इफ यू आर कंसर्न अबाउट योर फॉर्मूलाज, सो डू वन थिंग, राइट ऑल दी फॉर्मूलाज एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, या फिर जितने हो सके न्यूमेरिकल सॉल्व करो बेटा। जितना लिखकर फॉर्मूलेज लिखोगे ना, उतने आपके परमानेंट मेमोरी में चीजें चली जाएंगी। यस, एंड वंस द थिंग्स आर गोइंग इनटू योर परमानेंट मेमोरी, यू विल नॉट फॉरगेट दैट फॉर एवर। ओके, आप कभी भी भूलोगे नहीं। यस, फालतू की चीजें तो बहुत याद रहती है हमें, राइट ना सर, हमारे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। फॉर्मूले याद नहीं रखते रहते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूले को याद ही नहीं करते सर।
यस, फॉर्म बाद में केवल मतलब जो फालतू की चीजें उसको हम बार बार याद कर लेते हैं, इसीलिए तो परमानेंट मेमोरी में चली जाती ना चीजें। तो जो काम की चीजें उसको परमानेंटली मतलब बार बार रिवाइज करते रहो। फॉर्मूलेज आपको पैसे देंगे बेटा, मतलब सीधी बात, नो बकवास। फॉर्मूलेज याद रखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो भाई आपके अकाउंट में पैसे मिलेंगे, कंपनी आपको पैसे देगी, दैट्स इट। सीधी बात है, एकदम सीधी सीधी। यस, चलो नेक्स्ट थिंग, बहुत हुआ मोटिवेशन। अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत ही नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे महाट्रांसको में। क्या बोला गया है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। किसकी बात की बच्चा? केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस की। तो आपने अगर केबल टॉपिक अगर पढ़ा होगा, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस? तो सर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल वो होता है, सॉरी, रो अपॉन टू पायल इंचू, इंचू यहाँ पर होगा है नेचुरल लॉग ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर। अब ये आर डिवाइड बाय आर, या फिर कोई कोई बच्चा इसी को ऐसे बोलता है रो अपॉन टू पायल इंचू एल एन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यस, स्मॉल डी भी कर लेता है, ये डिपेंड कर लेता है, ये सभी चीजें डिपेंड कर ली। तो ये हुआ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अब हम देख लेते हैं। तो रो तो सभी को पता है, तो रो इज नथिंग बट अ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, इसमें क्या ही बताना, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, या फिर मैं बोल सकता हूँ केबल। यल इज नथिंग बट अ लेंथ, लेंथ क्या है? फिजिकल लेंथ। आर इज नथिंग बट ओवरऑल डायमीटर। सपोज ये केबल है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। यस, और यहाँ पर बेटा आपके पास ये पूरा केबल है, आपने कभी पढ़ा होगा, और ये कोर होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये जो है ना, इसको बोला जाता है कोर, ये कोर वाला रेजिस्टेंस है। एंड ये जो आर दिख रहा है आपको, ये जो ये वाला बेटा, कौन सा वाला? ये वाला आर जो आपको दिख रहा होगा, ये आर होता है, कैपिटल आर, राइट ना? पूरा सेंटर से लेके वहां तक ये आर होता है। तो इस तरीके की चीजें आपने केबल में देखी रहेंगी, एक कोर होता है, तो बाद में ये सपोज इसमें क्या होता है, ये मतलब केबल का आपको आपने पढ़ा ही होगा ना, मेटालिक शीट होती है भाई, लीड होती है, वट एवर आप जो पढ़ते हो। यस ना, यस, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको दिख कैसे रहेगा, तो आप बोलोगे सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल को दिख रहा है, किसके ऊपर बच्चा? सर वो दिख रहा है सर लेंथ ऑफ दी, किसकी लेंथ? मेरी नहीं, लेंथ ऑफ दी केबल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने क्या बोला है बच्चा? उन्होंने यही बोला है ना कि आप क्या करना चाहते हो, केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज कराना चाहते हो। आईआर को डिक्रीज कराना चाहते हो तो लेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी, लेंथ आपको बच्चा बढ़ानी पड़ेगी। तो इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द केबल, दिस वन इज अ वेरी 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 फेमस क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बीच में न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी भी चीज आती है। एंड आप मुझे बोलते हो ना सर इन फॉर्मूले का क्या हम याद रखें, तो मैं बोलता हूँ बेटा, जैसे आपको लास्ट टाइम कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे ना, तो वैसे हो सकता है इस समय आपके पास इंसुलेशन रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल के बजाय आपको बोला जाए कि बताओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर फॉर्मूलेज देखो किस तरीके से क्वेश्चन अगर मुझे बनाना रहा, मैं अगर आपके लिए सपोज क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, मैं कैसे क्वेश्चन फ्रेम करूंगा पता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 पाई इप्सिलॉन एल एल एन इंटू आर डिवाइडेड बाय आर। ये एक ऑप्शन बना सकता हूँ जो कि बिल्कुल गलत है। देखो देखने में सिमिलर बना सकता हूँ, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इप्सिलॉन 2 पाई एल, यस, एल एन अपॉन स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। देखो ये भी गलत है। यस, क्वेश्चन बनाने में कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं होती बेटा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इप्सिलॉन 2 पाई एल, यहाँ पर करेंगे मैं नॉर्मल लॉग, और यहाँ पर मैं करूंगा आर डिवाइड बाय आर। यस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास नेचुरल लॉग है। आपने यहाँ पर लिखा सर हमारा बेसिक वाला लॉग जहाँ पर बेस 10 है। यस, ये वाला नहीं चलता, हमें बेस ई वाला चलता है ना लॉग। यस, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था सर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई एफ अपॉन रो एल एन आर डिवाइडेड बाय आर, ऐसा भी कर सकता था। तो ये सब चीजें ना कोई बड़ा, ये एग्जामिनर को कोई चीज बड़ी नहीं होती बेटा, अगर ये एग्जामिनर बनाना चाहता है तो कुछ भी बना सकता है। यस, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सर कहाँ पर क्या चीज़ है। तो यहाँ पर ऊपर में इंसुलेशन रेजिस्टेंस है बेटा, सॉरी आर ए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस नहीं, रजिस्टिविटी है। देन 2 पाई एल है डिनोमिनेटर में, एल एन आर इंटू आर, इस तरीके से फॉर्मूला है। तो आपको फॉर्मूले पता होने बहुत जरूरी है। यस,
गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं रखूंगा, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कर दी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फॉर्मूलेस को देखो। अब मैं बोलते हो ना सर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते, तो ये क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो सकता था क्या, बताओ मुझे। ये सेम क्वेश्चन मैं फ्रेम कर सकता हूँ एग्जाम के लिए, कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी तरीके का क्वेश्चन, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन लास्ट टाइम महाट्रांसफो में आया हुआ था। चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, चुटकियों में। क्या बोला है बेटा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द 2 किलोमीटर लॉन्ग केबल। हाँ, L1 समय, मतलब L1 के समय आपके पास इंसुलेशन रेजिस्टेंस सपोज R1 है। तो उन्हें पूछा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस L2 पर R2 है, वो कितना रहेगा। यस, मतलब उन्होंने बोला है कि जब लेंथ आपके पास 2 किलोमीटर की है, तब उन्होंने बोला है कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो 150 मेगावाट का है बच्चा। मेगावाट क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो रेजिस्टेंस है ना, मेगा ओम। एंड उन्होंने बोला कि जब लेंथ आप ध्यान से सुनना 20 किलोमीटर कर दोगे, तो बताओ भाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना रहेगा। यही सब चीजें, और बहुत सारे लोग इसको गलत कर लेते हैं। सर दो 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 सॉरी, क्या बोलेंगे पता है, 2 के लिए सर 150 मेगावाट, तो सर 20 के लिए सर इसका 10 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 10 टाइम्स हुआ है ना सर लेंथ। तो यहाँ पर भी 10 टाइम बढ़ा देंगे और आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर वेट करेगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर ये देखो, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये इस तरीके के ट्रिक कौन लगाता है, जो बोलते हैं सर पेपर डिफिकल्ट आया था, जिसका पढ़ाई नहीं होता ना, तो फिर सोसाइटी को क्या बहानेबाजी थी। तो हम खुद पर तो आने नहीं देंगे ना कि मेरा स्टडी नहीं हुआ था या फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। यस, ये चीजें तो मानेंगे नहीं हम, तो हम क्या बोलेंगे भाई, सोसाइटी को एक प्रॉपर वैलिड रीजन देंगे, और वो वैलिड रीजन होता है सर पेपर डिफिकल्ट आया था। यस, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका प्रॉपर स्टडी नहीं होता, हम ये सोसाइटी को नहीं बता पाएंगे। हम क्या बोलते हैं, पेपर डिफिकल्ट आया था, सो दैट सोसाइटी विल एक्सेप्ट, एंड दे विल, वो भी बोलेंगी यस यस पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं आजकल, और हमारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता बेटा, आप खुद को भी एक बार झांक के देखो, क्या आपका एग्जाम, सॉरी आपका नॉलेज अप टू द लेवल है एग्जाम की तरफ। अगर नहीं है तो आप सिलेक्शन छोड़ दो ना भाई। आपका अगर पढ़ाई नहीं हो रहा अच्छे से, आप कर ही नहीं रहे हो, तो फिर बहानेबाजी छोड़ो, कुछ बहुत सारे अच्छे भी और भी अप्रोच है बेटा, आप वहां पर अच्छा करियर बना सकते हो। नॉट लाइक कि हमारा महाट्रांसको ये मतलब एकलौती ऐसी कंपनी जो आपका अच्छा पेमेंट दे रही है। आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो, आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, आप कोई दुनिया की बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तो कोई रील्स बनाकर भी पैसे कमा ले रहा है, आप ये भी चीजें कर सकते हो। नॉट लाइक दैट, किसी को अगर फोटोग्राफी का शौक है तो फोटोग्राफी करो, कोई कोरियोग्राफी करो भाई, किसी को अगर डांस करना है डांस करो, ये चीजें जो करना है करो, दुनिया भर की चीजें, पैसे हर एक वे में। यस, बट अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप बस इतना ही ध्यान से देखना कि अगर सर हम यहाँ पर अच्छे से मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब बेटा एक ऐसी चीज है गरीब लोगों के लिए, गरीब मतलब मैं बोलता हूँ मिडिल क्लास, गरीब मतलब बोलता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग होते हैं ना, उनके लिए एक वरदान होता है गवर्नमेंट जॉब। यस, जो बिजनेस वाले लोग होते हैं भाई, अंबानी के बच्चे नहीं आएंगे गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करने के लिए। क्वेश्चन को बाजू में रख के थोड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं, आई नो, बट मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, जो अमीर होता है, बहुत सारा घर का पैसा है, वो कभी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन नहीं करते। तो गवर्नमेंट का जॉब का प्रिपरेशन वही लोग करते हैं बेटा, जो मिडिल क्लास वाले ज्यादातर फैमिली वाले लोग होते हैं। यस ना। तो आप अपने हिसाब से देखो, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा होता है, लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब क्या ही है। तो जब लगोगे तब समझ में आ जाएगा। इट्स ओके, आप ज्यादा समय बर्बाद ना करते हो, हम यहाँ पर देखेंगे क्या बोला है। देखो बेटा, तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि सर इंसुलेशन रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के लिए। तो इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे सर, R2 डिवाइडेड बाय R1, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना, L1 डिवाइड बाई L2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर मुझे R2 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा सर, R1 इंटू L1 डिवाइड बाई L2 कर लेंगे। तो R1 की वैल्यू कितनी है, तो देखो आपके पास 150, L1 की वैल्यू कितनी है बेटा, L1 कितना है रे, 2, हाँ, और यहाँ पर देखो ये 20, राइट ना। यस, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये देखना, ये 10 टाइम्स हो जाएगा और ये 0 0 खा जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15 वो हम आपके पास आ जाएगा। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, राइट ना। यस, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम यही क्वेश्चन, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आया था बेटा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज थी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन महाट्रांसफर में प्रीवियसली आया था। अब यहाँ पर क्या बोला है, द चार्जिंग करंट एट ड्रॉन एट द केबल। याद रखना, जब भी चार्जिंग करंट की बात की जाएंगी ना, तो ये हमेशा प्योरली कैपेसिटिव नेचर का होता है। तो ये चीज अगर समझ ली आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। चार्जिंग जो करंट होता है ना, तो ये बेटा कैपेसिटिव नेचर का होता है। यस, कैपेसिटिव नेचर का होता है।
अब अगर ये कैपेसिटिव नेचर का होगा तो जो भी सिस्टम वोल्टेज रहेगा, यहाँ पर वोल्टेज है, तो चार्जिंग करंट या फिर मैं बोलता हूँ इन आपके पास कैपेसिटिव नेचर आपके पास लीड करेगा ना भाई, यहाँ से, राइट ना, कितने डिग्री से, वोल्टेज को कितने डिग्री से लीड करेगा, 90 डिग्री से। यस, तो इस साइड में जाओगे भाई रेफरेंस के हिसाब से तो लीड बोलोगे आप, राइट ना, इसको अगर मैं रेफरेंस लेता हूँ तो रेफरेंस वोल्टेज को लीड करेगा कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट थिंग, क्या बोला गया है, क्या बोला है, द मेन क्राइटेरिया ऑफ फॉर द सिलेक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करते वक्त हम कौन सा क्राइटेरिया डिजाइन मतलब याद करते हैं, तो याद रखना यहाँ पर मैं दो चीजें बोल देता हूँ। जब भी आपके पास बेटा डिस्ट्रीब्यूटर की बात करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर की बात करेगा कोई, तो उस समय हम कौन सा क्राइटेरिया कंसिडर कर लेते थे, यहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉप को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में, तो ये हम ध्यान में रखते हैं। एंड एक चीज होती है हमारे लिए, ये तो है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, वैसी चीज होती है बेटा हमारे लिए फीडर, फीडर। तो जब आप फीडर डिजाइन करोगे बेटा तो यहाँ पर करंट कैरिंग कैपेसिटी को देखा जाता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी को देखा जाता है। ये दोनों भी क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखना, ये तो शायद से कई बार महा डिस्कॉम में तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन करते वक्त वोल्टेज ड्रॉप को देखा जाता है, फीडर डिजाइन करते वक्त करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर को देखा जाता है। यस, कैपेसिटी करंट कैरिंग कैपेसिटी, क्या लिखा है मैंने, करंट कैपेसिटी लिखना था ना यहाँ पर, कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर ध्यान से देखना, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ कंडक्टर लिखेंगे हम, कंडक्टर की, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट थिंग कि क्या है, तो यहाँ पर बहुत ही प्यार से मैंने बता दिया, बट ये चीज देखने से पहले बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओनली 27 डेज आपके पास लेफ्ट है, तो मैं हर दिन आपको ये चीज बताते जा रहा हूँ। यस, हर दिन इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ ताकि आप पढ़ाई छोड़ के कोई अलग चीजें ना करो बच्चा। यस, आपसे ज्यादा मुझे मतलब मैं चाहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो। किसी को लग रहा होगा कि सर क्या ही टाइम पास कर रहे हो आप, बेटा ये जो सीरीज है ये वो बच्चा समझ सकता है जो सीरियस एस्पिरेंट है। भले ही मैं क्वेश्चन के बुक के ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बट इस सीरीज का मतलब आपको उस दिन समझ में आ जाएगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। यस, जो जो बच्चे बाद में इंटरव्यूज लूंगा मैं उनके, तो वो जब बोलेंगे ना सर आपकी सिलेक्शन सीरीज ने सर बहुत ज्यादा हेल्प किया और सच में उससे हमारा सिलेक्शन हुआ है, देन उस दिन वो बच्चे ज्यादा रिग्रेट फील करेंगे जो आप इस सिलेक्शन सीरीज को नहीं देखे होंगे, राइट ना। यस, एनी हाउ जो भी चीजें हैं, तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि बेटा हमारा जो बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल चैनल है यूट्यूब का, तो ये अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं ना तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कुछ इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी कि ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है। अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली भाई किसी भी यूट्यूबर के लिए अच्छा ही लगता है ना कि अच्छे ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मेहनत करूँ मैं, इतनी सी बात है, राइट ना। यस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये मुझे चीज़ अच्छे लगेंगे। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेशन अच्छे लगे तो लाइक भी किया करो यार, इससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जितने ज्यादा लाइक तो उतना इसका मतलब मेरा कंटेंट आप तक पहुंच रहा है। यस, सब्सक्राइब तो कर ही दो। देन आपका फीडबैक मुझे कैसे मिलेगा, तो आपके फीडबैक के लिए तो देखो एक तो होता है लाइक, कि आप लाइक कितना कमेंट और लाइक कितना आता है, इवन दो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से तो मैं आपके कमेंट देख सकता हूँ कि आपको क्या चीजें समझ में आ रही, क्या चीजें नहीं समझ में आ रही, एंड आपको लग रहा है कि सर की मेहनत सच में बहुत अच्छी है और हमारे दोस्तों को भी इसकी हेल्प हो सकती है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो आप ये सेशन, कोई भी दिक्कत नहीं। एंड जिनको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल, तो मैंने हमेशा बोला है कि इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में तो अटैच कर ही देता हूँ। सिंगल क्लिक में हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, बहुत सारे एस्पिरेंट ज्वाइन है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक टू योर एग्जाम बेसिकली। एंड जैसे मैं यहाँ पर हैप्पी हूँ आपको गुड विशेष देते हुए, आप भी इसी तरीके से हैप्पी होकर एग्जाम का प्रिपरेशन करना। बहुत कम दिन बच्चे बेटा, तो मैं अपने लाइफ के 27 दिन कॉम्प्रोमाइज करके मतलब एंजॉय ना करते हुए संडे के दिन भी आपको ये सेशन रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, तो मैं खुद भी बाहर नहीं जा रहा आपके लिए। 27 दिन मतलब 21 मार्च तक मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि भाई मेरी खुद की एग्जाम है। यस, तो आप भी उतने ही डेडिकेशन से पढ़ाई करना, और अगर कोई सजेशन कुछ चीजें रहेंगी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हो। एंड हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन, ओके।